सिलिकॉन वैली की सेल्सफोर्स कंपनी। अध्याय 1। परिचय। सेल्सफोर्स का उदय। सेल्सफोर्स इंक आधुनिक व्यवसाय जगत की एक क्रांतिकारी कहानी है। 1999 में मार्क बेनियोफ द्वारा स्थापित यह कंपनी क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक छोटे से विचार से शुरू हुई थी और आज यह विश्व की अग्रणी CRM, अब CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है। सेल्सफोर्स ने न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया बल्कि व्यवसायों को ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। 2025 तक यह कंपनी 1.5 लाख से अधिक व्यवसायों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, जिनमें छोटे स्टार्टअप से लेकर फॉर्च्यून 500 कंपनियां शामिल है। सेल्सफोर्स की स्थापना सैन फ्रांसिस्को के एक छोटे से अपार्टमेंट में हुई थी, जहां मार्क बेनियोफ और उनके सह संस्थापकों ने सॉफ्टवेयर के अंत यानी द एंड ऑफ सॉफ्टवेयर का नारा दिया। इस नारे का उद्देश्य पारंपरिक सॉफ्टवेयर को बदलकर क्लाउड आधारित समाधानों को बढ़ावा देना था। कंपनी का मूल प्रोडक्ट CRM सॉफ्टवेयर बिक्री, विपणन और ग्राहक सेवा को एकीकृत करने वाला एक मंच प्रदान करता है। यह मंच व्यवसायों को उनके ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। 1999 से 2025 तक की यात्रा में सेल्सफोर्स ने कई मील के पत्थर हासिल किए। 2004 में कंपनी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE में अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO लाया, जिसने इसे $110 मिलियन से अधिक का रेवेन्यू दिलाया। 2025 तक सेल्सफोर्स का बाजार यानी मार्केट वैल्यूएशन $250 बिलियन से अधिक हो चुका है और इसका वार्षिक रेवेन्यू $35 बिलियन के पार पहुंच गया है। यह उपलब्धियां सेल्सफोर्स की रणनीतिक दूरदर्शिता और निरंतर नवाचार का परिणाम है। सेल्सफोर्स की सफलता के पीछे कई प्रमुख कारक हैं। सबसे पहला, नवाचार। कंपनी ने AI संचालित टूल्स जैसे कि एजेंट फोर्स 2025 में लॉन्च हुआ था और एंस्टाइन AI को विकसित किया, जो व्यवसायों को डेटा आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। विस्तार। दूसरा, 30 से अधिक रणनीतिक अधिग्रहण जैसे स्लैक 27.7 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण हुआ और टेब्लो 15 यानी $15.7 बिलियन में अधिग्रहण हुआ। इन अधिग्रहणों ने कंपनी की पोर्टफोलियो को मजबूत किया। संस्कृति। तीसरा, सेल्सफोर्स की ओहाना संस्कृति। ये संस्कृति ओहाना संस्कृति सेल्सफोर्स की है, जो हवाई भाषा में परिवार को दर्शाती है। हवाई एक जगह है और वहां की भाषा में परिवार को दर्शाती है। ओहाना संस्कृति कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है। सामाजिक जिम्मेदारी। 1-1-1 मॉडल के तहत सेल्सफोर्स 1% इक्विटी, 1% प्रोडक्ट और 1% कर्मचारी समय सामाजिक कार्यों के लिए दान करता है। सेल्सफोर्स का SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल उद्योग में एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसने पारंपरिक सॉफ्टवेयर की जटिलताओं को खत्म करके व्यवसायों को लचीला, स्केलेबल और लागत प्रभावी समाधान प्रदान किया। ड्रीम फोर्स कंपनी का वार्षिक कॉन्फ्रेंस आज दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है, जो लाखों लोगों को जोड़ता है। यह अध्याय सेल्सफोर्स को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करता है, जो न केवल तकनीकी नवाचार बल्कि सामाजिक प्रभाव और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। आगामी अध्यायों में हम कंपनी की स्थापना, इसके नेतृत्व, चुनौतियों, रणनीतियों और भविष्य की योजनाओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारी ये पुस्तक उद्यमियों, व्यवसायियों और तकनीकी उत्साही लोगों के लिए प्रेरणा और सीख का स्रोत बनेगी, आशा है ऐसी। अध्याय 2, संस्थापक मार्क बेनियोफ की यात्रा। तो मार्क बेनियोफ सेल्सफोर्स इंक का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड। तो सेल्सफोर्स इंक के सह संस्थापक और CEO एक ऐसे विजनरी लीडर है जिन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग,
और ग्राहक संबंध प्रबंधन यानी कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 1964 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जन्मे बेनियोफ ने अपने करियर की शुरुआत एक युवा प्रोग्रामर के रूप में की। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया था, जिससे उनकी तकनीकी प्रतिभा का पता चलता है। बेनियोफ ने दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की और इसके बाद ओरेकल कॉरपोरेशन में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 13 साल तक काम किया। ओरेकल में बेनियोफ ने सॉफ्टवेयर उद्योग की गहरी समझ विकसित की। 1990 के दशक में वह कंपनी के सबसे युवा वाइस प्रेसिडेंट बने। हालांकि उनकी असली प्रेरणा तब जागी जब उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक सॉफ्टवेयर मॉडल पुराना हो चुका है। उस समय सॉफ्टवेयर को स्थापित करने के लिए यानी इंस्टॉल करने के लिए महंगे हार्डवेयर और जटिल सेटअप की आवश्यकता होती थी। बेनियोफ ने इंटरनेट की शक्ति को पहचाना और एक ऐसी कंपनी की कल्पना की जो सॉफ्टवेयर को क्लाउड के माध्यम से सुलभ बनाए। 1999 में 34 साल की उम्र में बेनियोफ ने डेव पार्कर, फ्रैंक डोमिनोज और पार्कर वॉन हेस्लर उनके साथ मिलकर सैन फ्रांसिस्को के टेलीग्राफ हिल पर एक किराए के अपार्टमेंट में सेल्सफोर्स की स्थापना की। उनकी दृष्टि थी कि सॉफ्टवेयर को सरल, सुलभ और ग्राहक केंद्रित बनाना है। शुरुआती दिनों में कंपनी के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन बेनियोफ का उत्साह और स्पष्ट विजन इसे आगे ले गया। उन्होंने नो सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर को जानो उसका नारा दिया, जो उस समय एक साहसिक बयान था, क्योंकि यह पारंपरिक सॉफ्टवेयर दिग्गजों जैसे माइक्रोसॉफ्ट और एसएपी उसको चुनौती देता था। बेनियोफ की नेतृत्व शैली मूल्य आधारित और समावेशी है। उन्होंने सेल्सफोर्स को केवल एक व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन के मंच के रूप में देखा। उनकी प्रसिद्ध 1-1-1 परोपकारी मॉडल, जिसमें कंपनी वर्थ 1% इक्विटी, 1% प्रोडक्ट और 1% कर्मचारी समय सामाजिक कार्यों के लिए दान करती है, जिसने सेल्सफोर्स को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बनाया। इस मॉडल को बाद में सैकड़ों अन्य कंपनियों ने अपनाया। बेनियोफ की यात्रा चुनौतियों से भरी थी। 2000 के .com बबल के दौरान जब कई टेक स्टार्टअप्स असफल हो गए, सेल्सफोर्स ने न केवल जीवित रहने का रास्ता खोजा, बल्कि तेजी से विकास भी किया। बेनियोफ की रणनीति थी कि ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान देना और निरंतर नवाचार करना है। 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें येल लीजेंड इन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रमुख रणनीतियां। सबसे पहली रणनीति विजनरी थिंकिंग। बेनियोफ ने क्लाउड कंप्यूटिंग को मुख्य धारा में लाने का बीड़ा उठाया जब यह अवधारणा नई थी। सामाजिक जिम्मेदारी। दूसरा, 1-1-1 मॉडल, जिसने सेल्सफोर्स को एक विश्वसनीय और नैतिक ब्रांड बनाया। तीसरा, साहसिक नेतृत्व। .com क्रैश और प्रतिस्पर्धी दबावों के बावजूद बेनियोफ ने कंपनी को स्थिर रखा। बेनियोफ की कहानी यह सिखाती है कि एक व्यक्ति की दृष्टि और दृढ़ संकल्प पूरी उद्योग को बदल सकता है। उनकी नेतृत्व शैली और सामाजिक प्रभाव ने सेल्सफोर्स को न केवल एक तकनीकी कंपनी, बल्कि एक वैश्विक प्रेरणा बनाया। अगले अध्याय में हम सेल्सफोर्स के शुरुआती वर्षों और इसकी फाउंडेशन को मजबूत करने वाली रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय 3, शुरुआती वर्ष 1999 से 2004 तक। सेल्सफोर्स इंक की स्थापना 1999 में सैन फ्रांसिस्को के एक छोटे से अपार्टमेंट में हुई, जहां मार्क बेनियोफ और उनके को-फाउंडर्स डेव पार्कर, फ्रैंक डोमिनोज और पार्कर वॉन हेस्लर जिन्होंने क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर की नींव रखी। यह वह दौर था जब इंटरनेट अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और पारंपरिक सॉफ्टवेयर कंपनियां जैसे ओरेकल और एसएपी बाजार पर हावी थी। सेल्सफोर्स ने एक साहसिक कदम उठाया और नो सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर को जानो ऐसा अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य जटिल हार्डवेयर निर्भर सॉफ्टवेयर को क्लाउड आधारित समाधानों से बदलना था।
साल 2000 में सेल्सफोर्स ने अपना पहला प्रोडक्ट क्लाउड आधारित सीआरएम सॉफ्टवेयर, सीआरएम का मतलब होता है कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया क्लाउड आधारित। इस प्रोडक्ट ने व्यवसायों को बिक्री, विपणन और कंज्यूमर सेवा को एक ही मंच पर प्रबंधित करने की सुविधा दी। पहले वर्ष में कंपनी ने 100 से अधिक ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा और $5 मिलियन का रेवेन्यू अर्जित किया। यह उपलब्धि उस समय उल्लेखनीय थी जब डॉट कॉम बबल के फटने से कई टेक स्टार्टअप बंद हो रहे थे। सेल्सफोर्स ने अपनी लचीलापन और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के कारण इस संकट से न केवल बचा बल्कि विकास भी किया। 2001 में कंपनी ने अपने पहले बड़े इन्वेस्टमेंट दौर में $40 मिलियन जुटाए, जिससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट और विपणन में तेजी आई। 2002 में सेल्सफोर्स ने अपोलो रिसर्च लैब्स की स्थापना की, जो भविष्य के इनोवेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस लैब ने क्लाउड टेक्नोलॉजी में सुधार और नए फीचर्स के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उसी वर्ष कंपनी ने अपने सीआरएम को छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए अनुकूलित किया, जिससे इसका बाजार विस्तार एक्सपेंड हुआ। 2003 में सेल्सफोर्स ने ड्रीम फोर्स अपना वार्षिक कॉन्फ्रेंस शुरू किया। पहले ड्रीम फोर्स में केवल 1000 लोग शामिल हुए, लेकिन यह आयोजन जल्द ही टेक्नोलॉजी उद्योग का सबसे बड़ा इवेंट बन गया। ड्रीम फोर्स ने सेल्सफोर्स को अपने ग्राहकों, भागीदारों और डेवलपर्स के साथ जुड़ने का मंच प्रदान किया। इसने कंपनी की ब्रांडिंग को मजबूत किया और इसके समुदाय को बढ़ाया। 2004 में सेल्सफोर्स ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ लॉन्च किया, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। आईपीओ ने कंपनी को $110 मिलियन जुटाने में मदद की और इसका शेयर प्राइस $11 से शुरू हुआ। इस समय तक सेल्सफोर्स का रेवेन्यू $50 मिलियन को पार कर चुका था और इसके पास 10,000 से अधिक ग्राहक थे। आईपीओ ने कंपनी को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई और इसके विस्तार के लिए कैपिटल यानी पैसे प्रदान किए। प्रमुख माइलस्टोन की अगर बात करें तो साल 2000 का माइलस्टोन, पहला SaaS अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट और 100 ग्राहकों का लक्ष्य हासिल करना। 2002 में अपोलो रिसर्च लैब्स की स्थापना, जिसने तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया। 2003 का माइलस्टोन, पहला ड्रीम फोर्स इवेंट जो सेल्सफोर्स की ब्रांडिंग का आधार बना। 2004 का माइलस्टोन, NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ लॉन्च करना, जिसने कंपनी को वित्तीय स्थिरता प्रदान की। इन शुरुआती वर्षों में सेल्सफोर्स ने कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे डॉट कॉम क्रैश और बड़े प्रतिस्पर्धियों का दबाव। फिर भी बेनियोफ की दृष्टि और ओहाना संस्कृति कंपनी की, जो सहयोग और समावेशिता पर आधारित थी, उसने कंपनी को मजबूत आधार प्रदान किया। यह अध्याय सेल्सफोर्स की नींव और इसके शुरुआती संघर्षों को दर्शाता है, जो इसकी भविष्य की सफलता का आधार बना। अगले अध्याय में हम आईपीओ के बाद के विकास और कंपनी के वैश्विक विस्तार पर चर्चा करेंगे। अध्याय 4, आईपीओ और वृद्धि 2004 के बाद का समय। 2004 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के साथ सेल्सफोर्स इंक ने एक नए युग की शुरुआत की। $110 मिलियन की पूंजी जुटाकर और $11 प्रति शेयर की कीमत के साथ कंपनी ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की। आईपीओ ने न केवल वित्तीय स्थिरता प्रदान की, बल्कि सेल्सफोर्स को तकनीकी उद्योग में एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। इस अध्याय में हम 2004 के बाद सेल्सफोर्स की तीव्र वृद्धि, रणनीतियों और वैश्विक प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो आईपीओ के बाद सेल्सफोर्स ने तेजी से विकास किया। 2005 में कंपनी का रेवेन्यू $176 मिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 75% की वृद्धि थी। 2008 तक सेल्सफोर्स ने $1 बिलियन के रेवेन्यू का आंकड़ा पार किया,
जो इसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के उद्योग में अग्रणी बनाता है। 2010 में कंपनी का रेवेन्यू $2.4 बिलियन तक पहुंच गया और इसके कस्टमर की संख्या 82,000 से अधिक हो गई। 2025 तक सेल्सफोर्स का वार्षिक रेवेन्यू $35 बिलियन से अधिक हो चुका है, जो इसकी स्थिर वृद्धि और बाजार नेतृत्व को दर्शाता है। वृद्धि की रणनीतियों पर बात करें तो ग्राहक विस्तार, कंज्यूमर में एक्सपेंशन। तो सेल्सफोर्स ने मौजूदा ग्राहकों के साथ गहरे संबंध बनाए। कंपनी ने अपने CRM यानी कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मंच को अनुकूलित करके छोटे व्यवसायों से लेकर फॉर्च्यून 500 कंपनियों तक की जरूरतों को पूरा किया। उदाहरण के लिए 2006 में लॉन्च किया गया सेल्स क्लाउड बिक्री प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में मददगार साबित हुआ। दूसरा है उत्पाद यानी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो सेल्सफोर्स ने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया। 2008 में सर्विस क्लाउड की शुरुआत ने ग्राहक सेवा को डिजिटल रूप में बदल दिया। इसके बाद मार्केटिंग क्लाउड और कॉमर्स क्लाउड जैसे उत्पादों ने कंपनी को एक संपूर्ण व्यवसाय समाधान प्रोवाइडर बनाया। वैश्विक विस्तार की बात करें तो IPO से प्राप्त पैसों का उपयोग करके सेल्सफोर्स ने यूरोप 2006 में और एशिया 2008 में कार्यालय खोले। 2010 तक कंपनी 50 से अधिक देशों में सक्रिय थी, एक्टिव थी। मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बात करें तो ड्रीम फोर्स कॉन्फ्रेंस को वैश्विक स्तर पर विस्तारित किया गया। 2008 तक ड्रीम फोर्स में 10,000 से अधिक लोग शामिल होने लगे, जिसने सेल्सफोर्स को तकनीकी समुदाय में एक ब्रांड आइकन बनाया। IPO के बाद के वर्षों में सेल्सफोर्स ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए। 2006 का मील का पत्थर ऐप एक्सचेंज लॉन्च, जो तृतीय यानी थर्ड पार्टी डेवलपर्स के लिए एक मार्केट प्लेस था। यह सेल्सफोर्स को एक इकोसिस्टम के रूप में स्थापित करता है। 2009 का मील का पत्थर force.com, उसकी शुरुआत, जिसने डेवलपर्स को कस्टम एप्स बनाने की सुविधा दी। 2012 का मील का पत्थर माइलस्टोन, कंपनी ने सामाजिक और मोबाइल तकनीकों पर ध्यान देना शुरू किया, जिससे इसका मंच और अधिक सुलभ हुआ। इन वर्षों में सेल्सफोर्स ने प्रतिस्पर्धियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, डायनामिक्स और SAP उनसे कड़ी चुनौतियों का सामना किया। फिर भी मार्क बेनियोफ की नेतृत्व शैली और ओहाना संस्कृति ने कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच विश्वास बनाए रखा। कंपनी ने नवाचार पर जोर दिया और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाकर बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की। 2025 तक सेल्सफोर्स का वैश्विक प्रभाव असाधारण है। यह न केवल एक तकनीकी कंपनी है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो व्यवसायों को डिजिटल परिवर्तन की दिशा में ले जाता है। अगले अध्याय में हम सेल्सफोर्स के सर्विस एज SaaS मॉडल और इसकी क्लाउड क्रांति की गहराई से जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसने उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अध्याय 5, क्लाउड क्रांति और SaaS मॉडल। सेल्सफोर्स इंक ने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS, उसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उस मॉडल को न केवल अपनाया बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाकर तकनीकी उद्योग में क्रांति ला दी। 1999 में जब सेल्सफोर्स की स्थापना हुई, उस समय पारंपरिक सॉफ्टवेयर मॉडल हावी थे बाजार पर, जिनमें महंगे हार्डवेयर, जटिल इंस्टॉलेशन और लंबे रखरखाव की आवश्यकता होती थी। सेल्सफोर्स ने इस मॉडल को चुनौती दी और नो सॉफ्टवेयर के नारे के साथ क्लाउड आधारित समाधान पेश किया। इस अध्याय में हम सेल्सफोर्स के सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल की विशेषताओं, इसके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल का शॉर्ट फॉर्म होता है SaaS, उस मॉडल की विशेषताओं, इसके प्रभाव और उद्योग पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों की चर्चा करेंगे। तो SaaS मॉडल की शुरुआत।
सेल्सफोर्स का SaaS मॉडल एक सब्सक्रिप्शन आधारित दृष्टिकोण था, जिसमें ग्राहकों को सॉफ्टवेयर खरीदने या हार्डवेयर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय वे इंटरनेट के माध्यम से सेल्सफोर्स के CRM यानी कंज्यूमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट मंच तक पहुंच सकते थे इंटरनेट के माध्यम से। यह मॉडल छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए विशेष रूप से आकर्षक था, क्योंकि यह लागत प्रभावी और फ्लेक्सिबल था। 2000 में सेल्सफोर्स ने अपना पहला सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आधारित CRM लॉन्च किया। CRM मतलब कंज्यूमर रिलेशनशिप मॉडल मैनेजमेंट सॉरी कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट लॉन्च किया एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आधारित, जिसने बिक्री विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग और ग्राहक सेवा को एकीकृत किया। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के प्रमुख लाभ की अब अगर बात करें तो स्केलेबिलिटी सबसे पहला लाभ। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल ने व्यवसायों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सेवाओं को बढ़ाने या घटाने की सुविधा दी। उदाहरण के लिए एक स्टार्टअप 10 उपयोगकर्ताओं के साथ शुरुआत कर सकता था और बाद में इसे हजारों तक बढ़ा सकता था। दूसरा लाभ है निरंतर अपडेट। सेल्सफोर्स ने अपने सॉफ्टवेयर को साल में 3 बार अपडेट किया, जिससे ग्राहकों को बिना अतिरिक्त लागत के नवीनतम फीचर्स मिले। लागत प्रभाव। तो पारंपरिक सॉफ्टवेयर की तुलना में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल ने प्रारंभिक निवेश को 50 से 70% तक कम किया। अब एकीकरण का लाभ। तो सेल्सफोर्स ने API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से अन्य टूल्स के साथ आसान एकीकरण की सुविधा दी। अब उद्योग पर प्रभाव की बात करें तो सेल्सफोर्स ने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल ने उसके सेल्सफोर्स के सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल ने सॉफ्टवेयर उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। 1999 में शुरू हुआ इसका नो सॉफ्टवेयर अभियान एक विपणन मास्टर स्ट्रोक था, जिसने पारंपरिक सॉफ्टवेयर जायंट्स जैसे ओरेकल और SAP को चुनौती दी। 2006 में सेल्सफोर्स ने एप एक्सचेंज लॉन्च किया, जो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस था, जहां डेवलपर्स अपने एप्लीकेशन जो डेवलप किए हैं उन्होंने उसको सेल्सफोर्स के मंच पर एकीकृत कर सकते थे। 2025 तक एप एक्सचेंज पर 5000 से अधिक एप्लीकेशन उपलब्ध है 2025 तक, जो इसे एक मजबूत इकोसिस्टम बनाता है। 2025 में वैश्विक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बाजार का वैल्यू $200 बिलियन से अधिक है, जिसमें सेल्सफोर्स की हिस्सेदारी लगभग 20% है। कंपनी ने न केवल CRM बल्कि मार्केटिंग, कॉमर्स और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी क्लाउड समाधान पेश किए। इसके force.com मंच ने डेवलपर्स को कस्टम एप्लीकेशन बनाने की सुविधा दी, जिससे सेल्सफोर्स के एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी उभरा सेल्सफोर्स कंपनी। अब चुनौतियां और समाधान की बात करें तो शुरुआती वर्षों में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल को डेटा सिक्योरिटी और विश्वसनीयता को लेकर संदेह का सामना करना पड़ा। सेल्सफोर्स ने इन चिंताओं को मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल और डेटा एन्क्रिप्शन के साथ संबोधित किया। 2008 तक कंपनी ने ISO 27001 प्रमाणन प्राप्त किया, सर्टिफिकेट प्राप्त किया। ISO 27001 सर्टिफिकेट प्राप्त किया, जो डेटा सुरक्षा का एक वैश्विक मानक है। इसके अलावा सेल्सफोर्स ने अपने डेटा सेंटरों को विश्वसनीयता के लिए एडजस्ट किया, जिससे 99.9 अप टाइम सुनिश्चित हुआ। सेल्सफोर्स का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल आज भी उद्योग के लिए एक बेंचमार्क है। इसने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेज़न वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड जैसे दिग्गजों को क्लाउड आधारित समाधान अपनाने के लिए प्रेरित किया। अगले अध्याय में हम सेल्सफोर्स के प्रमुख प्रोडक्ट और नवाचारों की गहराई से जांच करेंगे, जो इसकी क्लाउड क्रांति का आधार बने। अध्याय 6 प्रमुख उत्पाद और नवाचार। तो सेल्सफोर्स इंक की सफलता का एक प्रमुख आधार इसके अभिनव उत्पाद और निरंतर तकनीकी प्रगति है।
कंपनी ने न केवल अपने मूल CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मंच को मजबूत किया, बल्कि समय के साथ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करके व्यवसायों की विविध आवश्यकताओं को पूरा भी किया। इस अध्याय में हम सेल्सफोर्स के प्रमुख उत्पादों, उनके प्रभाव और नवाचारों की चर्चा करेंगे, जो कंपनी को क्लाउड कंप्यूटिंग में अग्रणी बनाते हैं। प्रमुख प्रोडक्ट सेल्सफोर्स क्लाउड। सबसे प्रमुख प्रोडक्ट सेल्सफोर्स का सेल्स क्लाउड है। सेल्स क्लाउड 2006 में लॉन्च हुआ। यह सेल्सफोर्स का मूल उत्पाद है, जो बिक्री प्रक्रियाओं को स्वचालित ऑटोमेटिक करता है। यह लीड प्रबंधन, अवसर ट्रैकिंग और बिक्री पूर्वानुमान जैसे उपकरण प्रदान करता है। 2025 तक सेल्स क्लाउड ने व्यवसायों को औसतन एवरेज 27% बिक्री वृद्धि हासिल करने में मदद की है। सर्विस क्लाउड 2008 में शुरू हुआ। ये ग्राहक सेवा को डिजिटल बनाता है। यह मल्टी चैनल समर्थन, ईमेल, चैट, फोन और केस प्रबंधन प्रोवाइड करता है। उदाहरण के लिए स्टारबक्स ने सर्विस क्लाउड का उपयोग करके ग्राहक प्रतिक्रिया समय को 40% तक कम किया। मार्केटिंग क्लाउड 2012 में लॉन्च हुआ। यह व्यक्तिगत मार्केटिंग अभियानों को सक्षम बनाता है। यह ईमेल, सोशल मीडिया और मोबाइल मार्केटिंग को एकीकृत करता है। कॉमर्स क्लाउड प्रोडक्ट 2016 में लॉन्च हुआ। यह ऑनलाइन खुदरा व्यवसायों के लिए डिजाइन किया गया, जो ई कॉमर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। ऐप एक्सचेंज प्रोडक्ट 2006 में शुरू हुआ। यह एक मार्केट प्लेस है, जहां 5000 से प्लस थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस उपलब्ध है, जो सेल्सफोर्स मंच के साथ एकीकृत होते हैं। प्रमुख नवाचार की बात करें तो आइंस्टाइन AI 2016 में लॉन्च। ये सेल्सफोर्स का कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंच है, AI प्लेटफॉर्म है, जो भविष्यवाणी विश्लेषण यानी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और स्वचालित निर्णय लेने की सुविधा देता है। 2025 तक आइंस्टाइन ने व्यवसायों को 30% अधिक सटीक बिक्री पूर्वानुमान प्रोवाइड किया। उदाहरण के लिए एडिडास ने आइंस्टाइन का उपयोग करके ग्राहक व्यवहार की भविष्यवाणी की और 20% बिक्री बढ़ाई। एजेंट फोर्स 2025 में लॉन्च हुआ। यह एक स्वायत्त AI एजेंट है, जो ग्राहक सेवा और बिक्री प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है। यह मल्टी एजेंट सिस्टम व्यवसायों को 24/7 ग्राहक सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ट्रेलहेड 2014 में शुरू हुआ। यह एक मुफ्त ऑनलाइन शिक्षण मंच है, जो सेल्सफोर्स के उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स को प्रशिक्षण प्रदान करता है। 2025 तक ट्रेलहेड ने 5 मिलियन से अधिक बेज यानी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर तकनीकी कौशल का प्रसार हुआ। Force.com 2008 में लॉन्च हुआ। यह एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल है, जो डेवलपर्स को कस्टम एप्स बनाने की अनुमति देता है। यह मंच 2025 तक 1 मिलियन से अधिक कस्टम एप्स का आधार बन चुका है। अब प्रभाव की बात करते हैं तो सेल्सफोर्स के उत्पादों और नवाचारों ने व्यवसायों को अधिक उत्पादक यानी प्रोडक्टिव और ग्राहक केंद्रित बनाया। एक अध्ययन के अनुसार सेल्सफोर्स के उपयोगकर्ता एवरेज 32% अधिक प्रोडक्टिव और 25% अधिक ग्राहक संतुष्टि हासिल करते हैं। कंपनी का AI संचालित दृष्टिकोण, विशेष रूप से एजेंट फोर्स, जिसने 2025 में स्वचालन को नए स्तर पर ले जाया है, जिससे कर्मचारी जटिल कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब रणनीति की बात करते हैं तो ग्राहक केंद्रित नवाचार ये रणनीति का एक भाग है। सेल्सफोर्स ने हमेशा ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं को प्रायोरिटी दी और उनके आधार पर उत्पाद विकसित किए। इकोसिस्टम दूसरी रणनीति तो ऐप एक्सचेंज और Force.com ने सेल्सफोर्स को एक मंच बनाया, जो डेवलपर्स और व्यवसायों को जोड़ता है। निरंतर सुधार तीसरी रणनीति
सालाना 3 प्रमुख अपडेट सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहकों को नवीनतम टेक्नोलॉजी मिले। ये प्रोडक्ट और नवाचार सेल्सफोर्स को केवल एक सीआरएम कंपनी से कहीं अधिक बनाते हैं। यह एक डिजिटल परिवर्तन मंच है जो व्यवसायों को भविष्य के लिए तैयार करता है। अब अगले अध्याय में हम सेल्सफोर्स की अधिग्रहण रणनीति की जांच करेंगे जिसने इसके विकास को और तेज किया। अध्याय 7 अधिग्रहण रणनीति। तो सेल्सफोर्स इंक की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसकी रणनीतिक अधिग्रहण नीति रही है। तो 2004 में अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद यानी आईपीओ के बाद से सेल्सफोर्स ने 30 से अधिक कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसने इसके उत्पाद पोर्टफोलियो को समृद्ध किया और बाजार में इसकी स्थिति को मजबूत किया। ये अधिग्रहण न केवल तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए थे, बल्कि नए बाजारों में प्रवेश और ग्राहक यानी कंज्यूमर बेस को विस्तार देने के लिए भी थे। इस अध्याय में हम सेल्सफोर्स की प्रमुख अधिग्रहण रणनीतियों, उनके प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करेंगे। तो प्रमुख अधिग्रहण उस पर बात करते हैं। स्लैक, यह सेल्सफोर्स का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। $27.7 बिलियन में 2021 में हुआ था। स्लैक एक सहयोग और संचार मंच है जिसने सेल्सफोर्स को डिजिटल कार्यस्थल समाधानों में अग्रणी बनाया। स्लैक का एकीकरण सेल्सफोर्स के सीआरएम के साथ हुआ, जिससे ग्राहकों को एक ही मंच पर संचार और डेटा प्रबंधन की सुविधा मिली। 2025 तक स्लैक ने सेल्सफोर्स के रेवेन्यू में 10% का योगदान दिया। दूसरा, टेब्लो 2019 में अधिग्रहण हुआ था $15.7 बिलियन में। तो टेब्लो एक डेटा विजुअलाइजेशन और एनालिटिक्स कंपनी थी जिसने सेल्सफोर्स को डेटा आधारित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की। टेब्लो ने व्यवसायों को जटिल डेटा को समझने योग्य चार्ट और डैशबोर्ड में बदलने में मदद की। म्यूलसॉफ्ट 2018 में हुआ $6.5 बिलियन में। म्यूलसॉफ्ट ने एपीआई आधारित एकीकरण समाधान प्रदान किए जो विभिन्न सॉफ्टवेयर सिस्टम को जोड़ने में मदद करते हैं। इस अधिग्रहण ने सेल्सफोर्स को एकीकरण मंच प्रदान किया जिससे ग्राहक अपने मौजूदा सॉफ्टवेयर को सेल्सफोर्स के साथ जोड़ सकते हैं। इनफॉर्मेटिका 2025 में हुआ $8 बिलियन में। डेटा प्रबंधन और क्लाउड डेटा एकीकरण में विशेषज्ञता रखने वाली इस कंपनी के अधिग्रहण ने सेल्सफोर्स की डेटा प्रोसेसिंग क्षमताओं को और मजबूत किया। यह अधिग्रहण 2025 में डेटा गोपनीयता और एआई संचालित विश्लेषण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया गया। अधिग्रहण की रणनीति पर बात करें तो सेल्सफोर्स की अधिग्रहण रणनीति तकनीकी पूरकता यानी टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी और बाजार विस्तार पर केंद्रित है। कंपनी उन व्यवसायों को टारगेट करती है जो इसके मौजूदा मंच को मजबूत करते हैं या नए बाजार खोलते हैं। उदाहरण के लिए स्लैक ने हाइब्रिड और रिमोट कार्य संस्कृति को समर्थन दिया। टेब्लो ने डेटा एनालिटिक्स और सीआरएम यानी कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ एकीकृत किया। अब म्यूलसॉफ्ट ने मल्टी सिस्टम एकीकरण को आसान बनाया। सेल्सफोर्स ने अधिग्रहण के बाद एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया। प्रत्येक अधिग्रहण के बाद कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी को अपने मंच में तेजी से एकीकृत किया, इंटीग्रेट किया, जिससे ग्राहकों को निर्बाध अनुभव मिला। उदाहरण के लिए स्लैक को सेल्सफोर्स के सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड के साथ जोड़ा गया, जिसने ग्राहक सहायता और बिक्री प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बनाया। अब प्रभाव पर बात करें तो इन अधिग्रहणों ने सेल्सफोर्स को एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन मंच बनाया। 2025 तक अधिग्रहणों ने कंपनी के रेवेन्यू में 25% से अधिक योगदान दिया। इसके अलावा इन अधिग्रहणों ने सेल्सफोर्स को प्रतिस्पर्धियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट और एसएपी से आगे रखा। उदाहरण के लिए स्लैक ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स उनके खिलाफ सेल्सफोर्स को एक मजबूत विकल्प प्रदान किया। अब चुनौतियों की बात करें तो अधिग्रहणों की उच्च लागत और एकीकरण की जटिलताएं चुनौतियां थी।
स्लैक के अधिग्रहण के बाद कुछ निवेशकों ने इसकी कीमत को लेकर सवाल उठाए। हालांकि सेल्सफोर्स ने इसे रणनीतिक रूप से सही साबित किया, क्योंकि स्लैक ने हाइब्रिड कार्य के युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भविष्य की संभावनाओं पर बात करें तो 2025 में सेल्सफोर्स एआई और डेटा प्रबंधन पर केंद्रित है। डेटा प्रबंधन पर केंद्रित और अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है। सेल्सफोर्स कंपनी का लक्ष्य मल्टी एजेंट एआई सिस्टम और मेटावर्स आधारित समाधानों में निवेश करना है। ये अधिग्रहण सेल्सफोर्स को $50 बिलियन का रेवेन्यू के लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। अगले अध्याय में हम सेल्सफोर्स के वैश्विक विस्तार और इसके अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रभाव की जांच करेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 8, वैश्विक विस्तार। सेल्सफोर्स इंक की वैश्विक उपस्थिति इसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 1999 में सैन फ्रांसिस्को के एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू हुई यह कंपनी आज 200 से अधिक देशों में एक्टिव है। 2004 में अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ के बाद सेल्सफोर्स ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने इसे एक वैश्विक नेता बनाया। इस अध्याय में हम सेल्सफोर्स के वैश्विक विस्तार की रणनीतियों, प्रमुख मील के पत्थर यानी प्रमुख माइलस्टोन और इसके प्रभावों की चर्चा करेंगे। तो वैश्विक विस्तार की शुरुआत 2004 के आईपीओ से प्राप्त पूंजी ने सेल्सफोर्स को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने का अवसर दिया। 2006 में कंपनी ने यूरोप में अपने पहले कार्यालय की स्थापना की, जिसका मुख्यालय लंदन में खोला गया। 2008 में सेल्सफोर्स ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में विस्तार शुरू किया, जिसमें टोक्यो और सिंगापुर में कार्यालय खोले गए। 2010 तक कंपनी 50 से अधिक देशों में एक्टिव थी और 2025 तक इसका 70% रेवेन्यू अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आ रहा है। विस्तार की रणनीतियों पर बात करें तो लोकलाइजेशन, स्थानीयकरण। सेल्सफोर्स ने अपने उत्पादों को स्थानीय भाषाओं, मुद्राओं और नियमों के अनुकूल बनाया। उदाहरण के लिए यूरोप में जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अनुपालन के लिए कंपनी ने डेटा प्रबंधन प्रक्रियाओं को अनुकूलित किया। दूसरा, रणनीतिक साझेदारियां। तो सेल्सफोर्स ने वैश्विक टेक जायंट्स जैसे IBM, अमेजॉन वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड के साथ साझेदारियां की। इन साझेदारियों ने स्थानीय डेटा सेंटरों तक पहुंच और तकनीकी एकीकरण को आसान बनाया। ड्रीम फोर्स ग्लोबल। तीसरा, तो ड्रीम फोर्स सेल्सफोर्स का वार्षिक कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय स्तर पर विस्तारित हुआ। 2015 से कंपनी ने लंदन, टोक्यो और सिडनी में ड्रीम फोर्स इवेंट्स आयोजित किए, जिसने स्थानीय ग्राहकों और डेवलपर्स को जोड़ा। स्थानीय कार्यबल। तो सेल्सफोर्स ने प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं को नियुक्त किया, जिससे सांस्कृतिक और व्यावसायिक समझ बढ़ी। 2025 तक कंपनी ने 80,000 कर्मचारियों में से 40% यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बाहर कार्यरत है। अब प्रमुख माइलस्टोन पर बात करें तो 2006 का माइलस्टोन, यूरोप में पहला कार्यालय लंदन में। 2008 का माइलस्टोन, एशिया प्रशांत में विस्तार, जापान और सिंगापुर में कार्यालय खोलना। 2015 का माइलस्टोन, भारत में पहला डेटा सेंटर स्थापित करना, जो दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण था। 2020 का माइलस्टोन, 100 से प्लस देशों में ग्राहक आधार, जिसमें 50% से अधिक छोटे और मध्यम व्यवसाय शामिल थे। अब प्रभाव की बात करते हैं तो सेल्सफोर्स का वैश्विक विस्तार इसके रेवेन्यू वृद्धि का एक प्रमुख चालक रहा है। 2025 में कंपनी का 70% रेवेन्यू अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आता है, जिसमें यूरोप 35%, एशिया पैसिफिक रीजन 25% और अन्य क्षेत्र 10% का योगदान देते हैं। कंपनी ने स्थानीय व्यवसायों को डिजिटल परिवर्तन में मदद की, जैसे कि भारत में रिलायंस जियो ने सेल्सफोर्स के उपयोग से कंज्यूमर सेवा को 30% बेहतर बनाया। चुनौतियों की बात करें तो वैश्विक विस्तार के दौरान सेल्सफोर्स को स्थानीय नियमों, सांस्कृतिक अंतरों और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।
उदाहरण के लिए चीन जैसे बाजारों में डेटा प्राइवेसी नियमों के कारण विस्तार सीमित रहा। हालांकि सेल्सफोर्स ने स्थानीय साझेदारियों और अनुपालन रणनीतियों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया। अब भविष्य की योजनाओं पर बात करते हैं तो 2025 में सेल्सफोर्स उभरते बाजारों में जैसे अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 80% रेवेन्यू अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से प्राप्त करना है। इसके लिए सेल्सफोर्स एआई संचालित समाधानों और स्थानीय स्थानीय यानी लोकल डेटा सेंटरों में निवेश कर रहा है। सेल्सफोर्स का वैश्विक विस्तार इसकी लचीली रणनीति और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण का प्रमाण है। अगले अध्याय में हम कंपनी की चुनौतियों और उनके समाधानों की जांच करेंगे जिन्होंने इसके विकास को आकार दिया। अध्याय 9 चुनौतियां और समाधान। सेल्सफोर्स इंक की यात्रा भले ही प्रेरणादायक हो, लेकिन यह चुनौतियों से मुक्त नहीं रही। 1999 में स्थापना से लेकर 2025 तक वैश्विक नेतृत्व तक पहुंचने के दौरान कंपनी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे आर्थिक संकट, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी जटिलताएं और बदलते नियामक माहौल। इस अध्याय में हम सेल्सफोर्स की प्रमुख चुनौतियों और उनके समाधानों की जांच करेंगे, जो इसकी लचीलापन और रणनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। प्रमुख चुनौतियां। .com क्रैश 2000 से 2001 तक। सेल्सफोर्स की स्थापना .com बबल के चरम पर हुई थी। 2000 में बबल फटने से कई टेक स्टार्टअप्स बंद हो गए। सेल्सफोर्स, जो उस समय एक नवजात कंपनी थी, उसको निवेश और ग्राहक विश्वास की कमी का सामना करना पड़ा। प्रतिस्पर्धा की चुनौती। तो सेल्सफोर्स को माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, एसएपी और ओरेकल जैसे स्थापित खिलाड़ियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इन कंपनियों के पास पहले से ही मजबूत ग्राहक आधार और संसाधन थे। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा की चुनौती। जैसे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग लोकप्रिय हुई, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा चिंताएं बढ़ी। यूरोप में जीडीपीआर 2018 का और अन्य क्षेत्रीय नियमों ने अनुपालन को जटिल बनाया। आर्थिक मंदी और महामारी की चुनौती, जिसमें 2008 की वैश्विक मंदी और 2020 की कोविड-19 महामारी ने व्यवसायों के बजट को प्रभावित किया, जिससे सेल्सफोर्स की बिक्री पर दबाव पड़ा। एआई नैतिकता और अपनाने की चुनौतियां। 2025 में एआई संचालित टूल्स जैसे एजेंट फोर्स की बढ़ती स्वीकृति के साथ नैतिकता और कार्यबल विस्थापन जैसे मुद्दों ने नई चुनौतियां पेश की। अब समाधान और रणनीतियों पर बात करते हैं। तो .com क्रैश सबसे पहली चीज, सेल्सफोर्स ने इस संकट में लागत प्रबंधन और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान दिया। छोटे और मध्यम व्यवसायों को लक्षित करके कंपनी ने $5 मिलियन का रेवेन्यू हासिल किया 2000 के साल में। नो सॉफ्टवेयर अभियान ने इसे अलग पहचान दी। प्रतिस्पर्धा का सामना। तो सेल्सफोर्स ने नवाचार और उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड और मार्केटिंग क्लाउड जैसे उत्पादों ने इसे प्रतिस्पर्धियों से अलग किया। इसके अलावा ऐप एक्सचेंज जैसे इकोसिस्टम ने डेवलपर्स और ग्राहकों को आकर्षित किया। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा। तो सेल्सफोर्स ने मजबूत सुरक्षा उपाय अपनाए। 2008 में ISO 27001 प्रमाणन सर्टिफिकेट और 2018 में GDPR अनुपालन ने ग्राहकों का विश्वास बढ़ाया। 2025 तक कंपनी ने डेटा एन्क्रिप्शन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और मजबूत किया। आर्थिक मंदी और महामारी। तो 2008 की मंदी में सेल्सफोर्स ने लागत प्रभावी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल को बढ़ावा दिया, जो व्यवसायों के लिए आकर्षक था। 2020 की महामारी के दौरान कंपनी ने स्लैक और सर्विस क्लाउड जैसे टूल्स के माध्यम से रिमोट कार्य और डिजिटल परिवर्तन को समर्थन दिया, जिससे इसका उपयोग 30% बढ़ा। एआई नैतिकता।
तो सेल्सफोर्स ने एआई नैतिकता दिशा निर्देश जारी किए और एजेंट फोर्स जैसे टूल्स को पारदर्शी और उपयोगकर्ता नियंत्रित बनाया। ट्रेल हेड जैसे प्रशिक्षण मंचों ने कर्मचारियों को एआई के साथ सह अस्तित्व के लिए तैयार किया। अब प्रभाव पर बात करते हैं। तो इन समाधानों ने सेल्सफोर्स को न केवल चुनौतियों से उबरने में मदद की, बल्कि इसे और मजबूत बनाया। उदाहरण के लिए महामारी के दौरान स्लैक का अधिग्रहण $27.7 बिलियन में और रिमोट कार्य समाधानों ने सेल्सफोर्स को हाइब्रिड कार्य युग में अग्रणी बनाया। 2025 में कंपनी का 99.9% अप टाइम और मजबूत सुरक्षा उपायों ने इसे ग्राहकों के बीच भरोसेमंद बनाया। अब सबक की बात करते हैं। तो सेल्सफोर्स की चुनौतियों से निपटने की क्षमता इसकी लचीलापन और अनुकूलनशीलता को दर्शाती है। कंपनी ने हर संकट को एक अवसर में बदला, चाहे वह .com क्रैश हो या एआई नैतिकता की चुनौतियां। अगले अध्याय में हम सेल्सफोर्स की मार्केटिंग और ब्रांडिंग रणनीतियों की जांच करेंगे, जिन्होंने इसे एक वैश्विक आइकन बनाया। अध्याय 10, मार्केटिंग और ब्रांडिंग रणनीतियां। तो सेल्सफोर्स इंक की सफलता का एक प्रमुख स्तंभ इसकी प्रभावी मार्केटिंग और ब्रांडिंग रणनीतियां है। कंपनी ने न केवल अपने उत्पादों और सेवाओं को नवाचार के साथ जोड़ा, बल्कि एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाकर ग्राहकों, डेवलपर्स और उद्योगों के साथ गहरा संबंध स्थापित किया। सेल्सफोर्स की मार्केटिंग रणनीतियां ग्राहक केंद्रित, डेटा आधारित और सामाजिक प्रभाव पर केंद्रित रही है। इस अध्याय में हम सेल्सफोर्स की मार्केटिंग और ब्रांडिंग रणनीतियों, उनके कार्यान्वयन और प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो प्रमुख मार्केटिंग रणनीतियां। सबसे पहली, नो सॉफ्टवेयर अभियान। 1999 में शुरू हुआ ये अभियान सेल्सफोर्स की पहचान बन गया। इसने पारंपरिक सॉफ्टवेयर मॉडल को चुनौती दी और क्लाउड आधारित समाधानों को सरल, सुलभ और लागत प्रभावी के रूप में प्रस्तुत किया। इस नारे ने नो सॉफ्टवेयर के नारे ने सेल्सफोर्स को उद्योग में अलग पहचान दी और छोटे व्यवसायों को आकर्षित किया। ड्रीम फोर्स कॉन्फ्रेंस। तो 2003 में शुरू हुआ ड्रीम फोर्स आज दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है। 2025 में इस आयोजन में 1,80,000 से अधिक लोग शामिल हुए और इसे लाखों लोग ऑनलाइन देखते हैं। ड्रीम फोर्स न केवल उत्पाद लॉन्च का मंच है, प्रोडक्ट लॉन्च का मंच ही नहीं, बल्कि ग्राहकों, डेवलपर्स और भागीदारों को जोड़ने का एक समुदाय भी है। ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी। तो सेल्सफोर्स ने ट्रेल ब्लेजर की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जो इसके उपयोगकर्ताओं, डेवलपर्स और प्रशंसकों का एक वैश्विक समुदाय है। 2025 तक इस समुदाय में 2 मिलियन से अधिक सक्रिय सदस्य हैं, जो ट्रेल हेड और सामाजिक मंचों के माध्यम से जुड़े हैं। यह समुदाय ब्रांड वफादारी को बढ़ाता है। डेटा आधारित मार्केटिंग। तो सेल्सफोर्स की अपनी मार्केटिंग क्लाउड का उपयोग करके व्यक्तिगत अभियान चलाता है। यह डेटा विश्लेषण के आधार पर लक्षित ईमेल, सोशल मीडिया और विज्ञापन रणनीतियां बनाता है, जिससे कंज्यूमर जुड़ाव 35% तक बढ़ा है। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो सेल्सफोर्स का 1-1-1 मॉडल परोपकारी मॉडल, 1% इक्विटी, 1% उत्पाद और 1% समय दान करना, जिसने इसे एक सामाजिक रूप से जिम्मेवार ब्रांड के रूप में स्थापित किया। 2025 तक कंपनी ने 600 मिलियन से अधिक दान किया और $600 मिलियन से अधिक का दान किया और 50 मिलियन स्वयंसेवी घंटे प्रदान किए, समय प्रदान किया। 50 मिलियन घंटे प्रदान किए। अब ब्रांडिंग रणनीतियों की बात करें तो सामुदायिक जुड़ाव। सेल्सफोर्स ने अपने ग्राहकों और उपयोगकर्ताओं को ट्रेल ब्लेजर के रूप में प्रचारित किया, जिससे एक भावनात्मक जुड़ाव बना। ट्रेल हेड जैसे मुफ्त शिक्षण मंच ने उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाया और ब्रांड के प्रति वफादारी बढ़ाई। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो सेल्सफोर्स ने उद्योग के नेताओं और प्रभावशाली लोगों को ड्रीम फोर्स में आमंत्रित किया,
जैसे मिशेल ओबामा और सत्या नडेला, जिसने ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ाई। डिजिटल उपस्थिति की बात करें तो 2025 में सेल्सफोर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 10 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है। कंपनी नियमित रूप से ब्लॉग, वेबिनार और केस स्टडीज के माध्यम से कंटेंट मार्केटिंग करती है। वैश्विक लोक स्थानीयकरण की बात करें तो सेल्सफोर्स ने स्थानीय संस्कृतियों और भाषाओं के अनुरूप अपनी मार्केटिंग को अनुकूलित किया। उदाहरण के लिए जापान में ड्रीम फोर्स टोक्यो ने स्थानीय व्यवसायों को लक्षित किया। अब प्रभाव की बात करते हैं तो इन रणनीतियों ने सेल्सफोर्स को एक तकनीकी कंपनी से कहीं अधिक बनाया। यह एक वैश्विक आइकन बन गया। ड्रीम फोर्स ने ब्रांड जागरूकता को 40% बढ़ाया और ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी ने ग्राहक प्रतिधारण रेशियो को 90% तक बनाए रखा। अब 1-1-1 मॉडल ने सेल्सफोर्स को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी में अग्रणी बनाया, जिसे 500 से अधिक कंपनियों ने अपनाया। अब चुनौतियों पर बात करते हैं तो शुरुआती वर्षों में सेल्सफोर्स को बड़े प्रतिस्पर्धियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट और एसएपी के खिलाफ ब्रांड जागरूकता बढ़ाने में कठिनाई हुई। हालांकि नो सॉफ्टवेयर जैसे साहसिक अभियानों और ड्रीम फोर्स जैसे इवेंट्स ने इसे अलग पहचान दी। 2025 में डिजिटल मार्केटिंग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सेल्सफोर्स ने अपनी अनूठी कहानी और सामुदायिक दृष्टिकोण से बाजार में प्रभुत्व बनाए रखा। अगले अध्याय में हम सेल्सफोर्स की ग्राहक सफलता की कहानियों की जांच करेंगे, जो इसकी प्रभावशीलता को वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के माध्यम से दर्शाती है। तो अध्याय 11, ग्राहक सफलता कहानियां। तो सेल्सफोर्स इंक की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण इसके ग्राहकों की कहानियां है, जो दर्शाती है कि कैसे इसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज ने व्यवसायों को डिजिटल परिवर्तन, बढ़ी हुई उत्पादकता और ग्राहक संतुष्टि हासिल करने में मदद की। 2025 तक सेल्सफोर्स 1.5 लाख से अधिक व्यवसायों को अपनी सेवाएं प्रोवाइड करता है, जिनमें छोटे स्टार्टअप से लेकर फॉर्च्यून 500 कंपनियां शामिल हैं। इस अध्याय में हम कुछ प्रमुख ग्राहकों की सफलता की कहानियों और उनके पीछे की रणनीतियों की जांच करेंगे, जो सेल्सफोर्स की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है। प्रमुख ग्राहकों की सफलता की कहानियां। सबसे पहला है एडिडास, वैश्विक खेल परिधान दिग्गज। एडिडास ने सेल्सफोर्स के मार्केटिंग क्लाउड और एंस्टाइन एआई का उपयोग करके अपने ग्राहक अनुभव को व्यक्तिगत बनाया। 2018 में एडिडास ने सेल्सफोर्स को अपनाया ताकि अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्राहक डेटा को एकीकृत किया जा सके। एंस्टाइन की एआई की भविष्यवाणी विश्लेषण यानी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ने ग्राहक व्यवहार की पहचान की, जिसके परिणाम स्वरूप लक्षित मार्केटिंग अभियान शुरू किए गए। परिणाम ये हुआ कि 2025 तक एडिडास ने अपनी ऑनलाइन बिक्री में 20% की वृद्धि हासिल की और ग्राहक संतुष्टि स्कोर में 15% सुधार देखा। दूसरा है कोका कोला की कहानी। तो कोका कोला ने सेल्सफोर्स के सर्विस क्लाउड को लागू करके अपनी ग्राहक सेवा प्रक्रियाओं को सुधारा। 2019 में कंपनी ने अपने वैश्विक कॉल सेंटरों को एकीकृत करने के लिए सेल्सफोर्स को चुना। सर्विस क्लाउड ने मल्टी चैनल समर्थन, ईमेल, चैट, फोन प्रोवाइड किया, जिससे ग्राहक शिकायतों का समाधान समय 35% कम हुआ। 2025 तक कोका कोला ने ग्राहक प्रतिक्रिया समय को 50% तक घटाया और ग्राहक वफादारी में 10% की वृद्धि दर्ज की। टोयोटा की कहानी। तो टोयोटा ने सेल्सफोर्स के सेल्स क्लाउड और म्यूलसॉफ्ट का उपयोग करके अपनी सप्लाई चेन और डीलर प्रबंधन प्रक्रियाओं को अनुकूलित किया। 2020 में शुरू हुई इस पहल ने डीलरशिप डेटा को एकीकृत किया और बिक्री प्रक्रियाओं को स्वचालित किया। परिणाम ये हुआ कि टोयोटा ने इन्वेंट्री प्रबंधन लागत में 25% की कमी की और डीलर संतुष्टि में 18% सुधार देखा। अब स्टारबक्स की कहानी देखें तो स्टारबक्स ने सेल्सफोर्स के मार्केटिंग क्लाउड और कॉमर्स क्लाउड का उपयोग करके अपने लॉयल्टी प्रोग्राम को मजबूत किया।
2017 में शुरू हुई इस पहल ने ग्राहकों को व्यक्तिगत ऑफर, मोबाइल ऑर्डरिंग की सुविधा दी। 2025 तक स्टारबक्स का लॉयल्टी प्रोग्राम 30 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा और मोबाइल ऑर्डरिंग के रेवेन्यू में 22% की वृद्धि हुई। अब सफलता के पीछे की रणनीतियों पर बात करते हैं तो एकीकृत डेटा मंच, सेल्सफोर्स का 36 डिग्री ग्राहक दृष्टिकोण व्यवसायों को ग्राहक डेटा को एकीकृत करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए एडिडास ने ऑनलाइन और स्टोर डेटा को जोड़कर व्यक्तिगत अनुभव बनाया। एआई और स्वचालन, तो एंस्टीन एआई और एजेंट फोर्स जैसे टूल्स ने ग्राहकों को भविष्यवाणी विश्लेषण और स्वचालित प्रक्रियाएं प्रदान की, जिससे निर्णय लेने में तेजी आई। लचीलापन, तो सेल्सफोर्स ने मॉड्यूलर डिजाइन में व्यवसायों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उत्पादों को अनुकूलित करने की अनुमति दी। प्रशिक्षण और समर्थन की बात करें तो ट्रेल हेड और ग्राहक सहायता ने कंपनियों को सेल्सफोर्स मंच को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद की। अब प्रभाव की बात करते हैं तो इन सफलता की कहानियों ने सेल्सफोर्स को एक विश्वसनीय डिजिटल परिवर्तन भागीदार के रूप में स्थापित किया। 2025 में कंपनी ने 1.5 लाख से ज्यादा ग्राहकों में से 80% ने प्रोडक्टिविटी में औसतन एवरेज 30% की वृद्धि और ग्राहक संतुष्टि में 25% सुधार की सूचना दी। सेल्सफोर्स का मंच विभिन्न उद्योगों, खुदरा ऑटोमोटिव, पे और टेक्नोलॉजी में प्रभावी साबित हुआ। अब चुनौतियों की बात करें तो कुछ ग्राहकों को सेल्सफोर्स के मंच को लागू करने में जटिलता और लागत की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि ट्रेल हेड और समर्पित समर्थन ने इन बाधाओं को कम किया। ये कहानियां दर्शाती है कि सेल्सफोर्स केवल एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर नहीं, बल्कि व्यवसायों के लिए एक रणनीतिक भागीदार है। अगले अध्याय में हम सेल्सफोर्स की नेतृत्व शैली और ओहाना संस्कृति की जांच करेंगे, जो इसकी सफलता का आधार है। तो अध्याय 12, नेतृत्व और संस्कृति। सेल्सफोर्स इंक की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार इसकी अनूठी नेतृत्व शैली और ओहाना संस्कृति है। मार्क बेनियोफ के नेतृत्व में सेल्सफोर्स ने एक ऐसी कार्य संस्कृति विकसित की जो समावेशिता, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित है। ओहाना, जो हवाई भाषा में परिवार को दर्शाता है, कंपनी के कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदाय के बीच एकजुटता की भावना को प्रोत्साहित करता है। इस अध्याय में हम सेल्सफोर्स की नेतृत्व रणनीतियों और इसकी संस्कृति की गहराई से जांच करेंगे, जो इसके वैश्विक प्रभाव का आधार बने। मार्क बेनियोफ का नेतृत्व, उस पर बात करें तो मार्क बेनियोफ सेल्सफोर्स के सह संस्थापक और सीईओ एक विजनरी लीडर है, जिन्होंने मूल्य आधारित नेतृत्व को प्रायोरिटी दी। उनकी दृष्टि केवल व्यावसायिक लाभ, प्रॉफिट तक सीमित नहीं थी, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और कर्मचारी कल्याण पर भी केंद्रित थी। बेनियोफ की नेतृत्व शैली की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो दूरदर्शिता। बेनियोफ ने 1999 में क्लाउड कंप्यूटिंग को मुख्य धारा में लाने का जोखिम उठाया, जब यह एक नई अवधारणा थी। सामाजिक जिम्मेवारी दूसरी विशेषता, उनके 1-1-1 मॉडल ने सेल्सफोर्स को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी का प्रतीक बनाया। 2025 तक कंपनी ने 50 मिलियन स्वयंसेवी घंटे और $600 मिलियन दान किए। कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण, ये भी एक विशेषता है। तो बेनियोफ ने समान वेतन और विविधता को बढ़ावा दिया। 2015 में उन्होंने लैंगिक वेतन अंतर को कम करने के लिए $6 मिलियन का निवेश किया। अब ओहाना संस्कृति पर बात करते हैं तो सेल्सफोर्स की ओहाना संस्कृति सहयोग, विश्वास और समावेशिता पर आधारित है। यह संस्कृति कर्मचारियों को एक परिवार की तरह जोड़ती है और निम्नलिखित सिद्धांतों पर टिकी हुई है। सबसे पहला सिद्धांत है विश्वास। तो सेल्सफोर्स ने पारदर्शी संचार को प्रायोरिटी दी, जिससे कर्मचारी और ग्राहक विश्वास बनाए रखते हैं।
विविधता, इक्विटी और समावेश। इस इस संस्कृति का दूसरा सिद्धांत विविधता, इक्विटी और समावेश, ये भी एक सिद्धांत है। तो 2025 तक कंपनी ने अपने कार्यबल में 40% महिलाएं और 30% अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारी शामिल किए। DEI पहलों ने कर्मचारी संतुष्टि को 85% तक बढ़ाया। कर्मचारी कल्याण की बात करें तो सेल्सफोर्स ने मानसिक स्वास्थ्य संसाधन, लचीले कार्य घंटे और वेलनेस प्रोग्राम शुरू किए। 2020 की महामारी के दौरान कंपनी ने रिमोट कार्य को समर्थन देने के लिए 10 मिलियन का निवेश किया, $10 मिलियन का निवेश किया। प्रशिक्षण और विकास की बात करें तो सेल्सफोर्स ने कर्मचारियों और ग्राहकों के कौशल विकास के लिए ट्रेल हेड एक मुफ्त ऑनलाइन शिक्षण मंच शुरू किया। 2014 में लॉन्च होने के बाद से ट्रेल हेड ने 5 मिलियन से अधिक सर्टिफिकेशन यानी बेज प्रदान किए। यह मंच न केवल तकनीकी कौशल सिखाता है बल्कि नेतृत्व और नैतिकता जैसे विषयों को भी कवर करता है। ट्रेल हेड ने सेल्स फोर्स को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसने कर्मचारी प्रतिधारण दर रेशियो को 90% तक बनाए रखा। अब प्रभाव की बात करते हैं तो ओहाना संस्कृति और बेनियोफ के नेतृत्व ने सेल्सफोर्स को एक आकर्षक कार्यस्थल बनाया। 2025 में कंपनी को फॉर्च्यून की 100 बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर इस लिस्ट में टॉप 10 में स्थान मिला। कर्मचारी संतुष्टि और ग्राहक विश्वास ने सेल्सफोर्स को प्रतिस्पर्धियों से अलग किया। उदाहरण के लिए इसकी समावेशी नीतियों ने 50% अधिक विविध प्रतिभाओं को आकर्षित किया। अब चुनौतियों की बात करें तो शुरुआती वर्षों में तेजी से विस्तार के कारण कर्मचारी संस्कृति को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था। 2020 में रिमोट कार्य के दौरान कुछ कर्मचारियों ने कनेक्शन की कमी की शिकायत की। सेल्सफोर्स ने इसे वर्चुअल ओहाना इवेंट्स और स्लैक जैसे टूल्स के माध्यम से संबोधित किया। 2025 में AI और स्वचालन के बढ़ते उपयोग ने कर्मचारी विस्थापन की चिंताएं उठाई, जिन्हें ट्रेल हेड प्रशिक्षण और पुनः कौशल विकास यानी रेस्किलिंग इसके माध्यम से हल किया। सेल्सफोर्स की नेतृत्व शैली और संस्कृति ने इसे एक वैश्विक ब्रांड बनाया जो कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगले अध्याय में हम सेल्सफोर्स की वित्तीय सफलता और इसके आर्थिक प्रभाव की जांच करेंगे। तो अध्याय 13 वित्तीय सफलता। सेल्सफोर्स इंक की वित्तीय सफलता इसकी रणनीतिक दूरदर्शिता, नवाचार और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण का प्रमाण है। तो 1999 में एक छोटे स्टार्टअप के रूप में शुरू हुई कंपनी जिसका प्रारंभिक रेवेन्यू 0 था, 2025 तक $35 बिलियन से अधिक के वार्षिक रेवेन्यू के साथ एक वैश्विक जायंट बन चुकी है। इस अध्याय में हम सेल्सफोर्स की वित्तीय यात्रा, इसके रेवेन्यू सोर्सेज, शेयर परफॉर्मेंस और निवेश रणनीतियों की जांच करेंगे जो इसकी आर्थिक स्थिरता को दर्शाते हैं। तो वित्तीय विकास की समय रेखा 1999 से 2004 तक सेल्सफोर्स ने अपने शुरुआती वर्षों में सीमित संसाधनों के साथ काम किया। 2000 में कंपनी ने $5 मिलियन का रेवेन्यू अर्जित किया। 2004 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश ने $110 मिलियन जुटाए और उस समय तक कंपनी का रेवेन्यू $50 मिलियन को पार कर चुका था। 2005 से 2010 तक IPO के बाद सेल्सफोर्स ने तेजी से वृद्धि की। 2005 में रेवेन्यू इसका $176 मिलियन था, जो 2008 में $1 बिलियन और 2010 में $2.04 बिलियन तक पहुंच गया। इस अवधि में वार्षिक वृद्धि दर एवरेज 50% रही। 2011 से 2020 तक कंपनी ने उत्पाद विविधीकरण और अधिग्रहणों के माध्यम से वृद्धि जारी रखी। 2020 तक रेवेन्यू $17 बिलियन तक पहुंच गया,
जिसमें स्लैक जैसे अधिग्रहणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2021 से 2025 तक, तो 2025 में सेल्सफोर्स का वार्षिक रेवेन्यू $35 बिलियन से अधिक हो गया और इसका बाजार यानी मार्केट वैल्यूएशन $250 बिलियन से उसको पार कर चुका है। रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो सेल्सफोर्स का रेवेन्यू मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोतों से आता है। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन और समर्थन। तो 2025 में 70% रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन आधारित सेवाओं सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड से आता है। यह मॉडल स्थिर और पूर्वानुमान योग्य आय सुनिश्चित करता है। प्रोफेशनल सर्विसेज, तो परामर्श और प्रशिक्षण सेवाएं 20% रेवेन्यू में योगदान देती है। अधिग्रहण की बात करें तो स्लैक, टेबलो और इनफॉर्मेटिका जैसे अधिग्रहणों ने 10% अतिरिक्त रेवेन्यू स्रोत जोड़े। शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 2004 में $11 पर शेयर से शुरू होकर सेल्सफोर्स के शेयर ने 2025 तक 20,000% से अधिक की वृद्धि दर्ज की। 2025 में शेयर की कीमत $250 के आसपास है, जो कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति को दर्शाता है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 25% है, जो तकनीकी उद्योग में उच्च माना जाता है। अब निवेश रणनीति की बात करते हैं तो अनुसंधान और विकास। सेल्सफोर्स अपने रेवेन्यू का 15% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करता है। 2025 में कंपनी ने $5 बिलियन से अधिक AI एजेंट फोर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। अधिग्रहण की बात करें तो स्लैक $27.7 बिलियन में, टेबलो $15.7 बिलियन में और इन्फॉर्मेटिका $8 बिलियन जैसे अधिग्रहणों ने नए रेवेन्यू सोर्सेज और तकनीकी क्षमताएं जोड़ी। सततता, तो सेल्सफोर्स ने 2021 में कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य हासिल किया और 2025 में $1 बिलियन से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यावरण पहलों में निवेश किया। चुनौतियों की बात करें तो वित्तीय सफलता के बावजूद सेल्सफोर्स को उच्च अधिग्रहण लागत और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। 2008 की मंदी और 2020 की महामारी ने राजस्व यानी रेवेन्यू वृद्धि पर दबाव डाला, लेकिन कंपनी ने अपने लचीले सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण से इनका सामना किया। 2025 में AI और डेटा गोपनीयता नियमों पर बढ़ते खर्च ने लागत बढ़ाई, लेकिन सेल्सफोर्स ने इसे नवाचार के अवसर के रूप में लिया। अब प्रभाव की बात करें तो सेल्सफोर्स की वित्तीय स्थिरता ने इसे उद्योग में एक विश्वसनीय ब्रांड बनाया। इसकी मजबूत बैलेंस शीट और निरंतर रेवेन्यू वृद्धि ने निवेशकों का विश्वास जीता। 2025 में कंपनी का लक्ष्य $50 बिलियन रेवेन्यू तक पहुंचना है, जो इसके अधिग्रहण और AI निवेशकों इन्वेस्टमेंट के माध्यम से संभव प्रतीत होता है। अगले अध्याय में हम सेल्सफोर्स की भविष्य की रणनीतियों और 2025 के बाद की योजनाओं की जांच करेंगे, जो इसके अगले विकास डेवलपमेंट स्टेज को आकार देगी। अध्याय 14, भविष्य की रणनीतियां 2025 और आगे। तो सेल्सफोर्स इंक, जिसने 1999 से लेकर 2025 तक की अपनी यात्रा में नवाचार, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और रणनीतिक विस्तार के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग और कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट उद्योग में नेतृत्व स्थापित किया। 2025 में कंपनी $33 बिलियन से अधिक के रेवेन्यू और $250 बिलियन के मार्केट वैल्यूएशन के साथ एक वैश्विक जायंट है। इस अध्याय में हम सेल्सफोर्स की भविष्य की रणनीतियों, उभरते रुझानों और 2030 तक के लक्ष्यों की जांच करेंगे, जो इसे अगले दशक में और आगे ले जाएंगी। 2025 के प्रमुख रुझान और रणनीतियां, तो AI और स्वचालन एजेंट फोर्स का विस्तार। 2025 में लॉन्च हुआ एजेंट फोर्स, सेल्सफोर्स का स्वायत्त AI एजेंट ग्राहक सेवा और बिक्री प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में क्रांति ला रहा है। कंपनी का लक्ष्य मल्टी एजेंट सिस्टम को बढ़ावा देना है, जो जटिल कार्यों को 24/7 संभाल सके।
2030 तक सेल्सफोर्स का अनुमान है कि एजेंट फोर्स इसके रेवेन्यू का 20% योगदान देगा। अब रणनीति की बात करें तो एआई नैतिकता पर ध्यान देना और उपयोगकर्ता नियंत्रित स्वचालन को बढ़ावा देना। रणनीतिक अधिग्रहण, तो सेल्सफोर्स ने अधिग्रहणों के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने की रणनीति जारी रखी है। 2025 में इनफॉर्मेटिका $8 बिलियन, इसके अधिग्रहण ने डेटा प्रबंधन को बढ़ाया। भविष्य में कंपनी एआई, मेटावर्स और साइबर सुरक्षा जैसे सेक्टर में छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को लक्षित कर रही है। लक्ष्य है 2030 तक 5 से 7 नए अधिग्रहण जो इसके मंच को और व्यापक बनाए। सततता और पर्यावरणीय लक्ष्य की बात करें तो सेल्सफोर्स 2021 में कार्बन न्यूट्रल बन चुका है और अब 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखता है। 2025 में कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यावरण पहलों में $1 बिलियन से अधिक का निवेश किया। रणनीति की बात करें तो डेटा सेंटरों की 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाना, डेटा सेंटरों को और ग्राहकों के लिए सततता केंद्रित समाधान विकसित करना जैसे कार्बन ट्रैकिंग टूल्स। मेटावर्स और हाइपर ऑटोमेशन, उस पर बात करें तो सेल्सफोर्स मेटावर्स आधारित अनुभवों में निवेश कर रहा है जो वर्चुअल सहयोग और ग्राहक इंटरेक्शन को बढ़ाएगा। हाइपर ऑटोमेशन जो एआई, मशीन लर्निंग और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए को जोड़ता है, कंपनी का अगला बड़ा दाव है। उदाहरण के लिए सेल्सफोर्स का लक्ष्य 2030 तक अपने मंच पर 50% प्रक्रियाओं को पूरी तरह स्वचालित करना है। उभरते बाजारों में विस्तार की बात करें तो सेल्सफोर्स अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे उभरते बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 2025 में कंपनी ने अफ्रीका में अपना पहला डेटा सेंटर खोला। लक्ष्य है 2030 तक 80% रेवेन्यू अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से प्राप्त करना, जिसमें उभरते बाजारों का योगदान 20% होगा। भविष्य के लक्ष्यों की बात करें तो राजस्व वृद्धि यानी रेवेन्यू वृद्धि। सेल्सफोर्स का लक्ष्य 2030 तक $50 बिलियन का वार्षिक रेवेन्यू तक पहुंचना है। यह एआई, अधिग्रहण और वैश्विक विस्तार के माध्यम से संभव होगा। ग्राहक आधार की बात करें तो 2025 में 1.5 लाख से ज्यादा ग्राहकों को 2030 तक 2.5 लाख तक बढ़ाना है, विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यवसायों को लक्षित करके। अब इकोसिस्टम विस्तार की बात करें तो ऐप एक्सचेंज पर 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस और ट्रेल हेड के माध्यम से 10 मिलियन सर्टिफिकेशन प्रदान करना। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो 1-1-1 मॉडल के तहत 2030 तक $1 बिलियन का डोनेशन और 100 मिलियन स्वयंसेवी घंटे प्रदान करना है। चुनौतियों की बात करें तो प्रतिस्पर्धा सबसे पहली, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन जैसे दिग्गजों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा। सेल्सफोर्स इसकी काट के लिए अपनी अनूठी सीआरएम यानी कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट विशेषज्ञता और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पर भरोसा कर रहा है। नैतिकता और गोपनीयता की चुनौती, तो एआई और डेटा उपयोग से संबंधित नियामक दबाव बढ़ रहे हैं। सेल्सफोर्स पारदर्शी एआई नीतियों और अनुपालन पर जोर दे रहा है। आर्थिक अनिश्चितता की चुनौती की बात करें तो वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव से रेवेन्यू प्रभावित हो सकता है। सेल्सफोर्स लागत प्रभावी समाधानों पर ध्यान दे रहा है। अब प्रभाव की बात करें तो सेल्सफोर्स की भविष्य की रणनीतियां इसे डिजिटल परिवर्तन के अगले युग में अग्रणी बनाए रखेंगी। एआई, सततता और वैश्विक विस्तार पर इसका ध्यान इसे एक लचीला और प्रासंगिक ब्रांड बनाता है, रिलेवेंट ब्रांड बनाता है। अगले अध्याय में हम सेल्सफोर्स की यात्रा से मिले सबक और प्रेरणाओं की जांच करेंगे। अंतिम अध्याय में जो उद्यमियों और व्यवसायियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो अंतिम अध्याय 15, सबक और प्रेरणा। सेल्सफोर्स इंक की 1999 से 2025 तक की यात्रा न केवल एक तकनीकी कंपनी की सफलता की कहानी है, बल्कि यह उद्यमियों, व्यवसायियों
और नेताओं के लिए प्रेरणा और सीख का स्रोत भी है। एक छोटे से अपार्टमेंट में शुरू हुई यह कंपनी आज 35 बिलियन डॉलर से अधिक के रेवेन्यू और 250 बिलियन डॉलर के मार्केट वैल्यूएशन के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग और सीआरएम में वैश्विक नेता है, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में वैश्विक नेता है। इस अंतिम अध्याय में हम सेल्सफोर्स की यात्रा से मिले प्रमुख सबक और प्रेरणाओं की जांच करेंगे, जो हर स्तर पर व्यवसायों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। प्रमुख सबक, तो नवाचार को प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी। सेल्सफोर्स ने 9 सॉफ्टवेयर अभियान से लेकर एजेंट फोर्स जैसे एआई संचालित समाधानों तक निरंतर नवाचार पर ध्यान दिया। मार्क बेनियोफ की दूरदर्शिता ने क्लाउड कंप्यूटिंग को मुख्य धारा में लाया। सबक की बात करें तो व्यवसायों को हमेशा बदलते बाजार रुझानों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए और जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाए, तो सेल्सफोर्स का 360 डिग्री ग्राहक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत समाधान जैसे सेल्स क्लाउड और मार्केटिंग क्लाउड ने ग्राहक संतुष्टि को 25% तक बढ़ाया। सबक की बात करें तो ग्राहकों की जरूरतों को समझना और उनके अनुभव को प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना दीर्घकालिक सफलता की चाबी है। सामाजिक जिम्मेदारी को अपनाए, तो सेल्सफोर्स का 1-1-1 मॉडल, जिसके तहत कंपनी ने 600 मिलियन डॉलर से अधिक का दान किया और 50 मिलियन स्वयंसेवी घंटे प्रदान किए, जिसने इसे एक नैतिक ब्रांड बनाया। सबक की बात करें तो सामाजिक प्रभाव व्यवसाय की विश्वसनीयता और ग्राहक वफादारी को बढ़ाता है। संस्कृति और नेतृत्व में निवेश करें। ओहाना संस्कृति और बेनियोफ का मूल्य आधारित नेतृत्व ने कर्मचारी संतुष्टि को 85% और प्रतिधारण रेशियो को 90% तक बनाए रखा। इसमें सबक की बात करें तो एक समावेशी और सहयोगी कार्य संस्कृति कर्मचारियों को प्रेरित करती है और उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। लचीलापन और अनुकूलनशीलता की बात करें तो .com क्रैश, 2008 की मंदी और 2020 की पैंडेमिक महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद सेल्सफोर्स ने लचीले सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल और रणनीतिक अधिग्रहणों के माध्यम से विकास जारी रखा। सबक की बात करें तो संकटों को अवसरों में बदलने के लिए अनुकूलनशीलता और रणनीतिक योजना जरूरी है। इकोसिस्टम का निर्माण करें, तो ऐप एक्सचेंज और ट्रेल हेड जैसे मंचों ने सेल्सफोर्स को एक इकोसिस्टम बनाया, जिसमें 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता और डेवलपर शामिल है। इसमें सबक की बात करें तो एक मजबूत समुदाय और भागीदार नेटवर्क व्यवसाय को स्केल करने में मदद करता है। अब प्रेरणा की बात करें तो साहस एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मार्क बेनियोफ ने 1999 में एक नई अवधारणा क्लाउड कंप्यूटिंग पर दाव लगाया, जब यह जोखिम भरा था। ये साहस उद्यमियों को प्रेरित करता है कि वे अपनी दृष्टि पर भरोसा करें। दीर्घकालिक सोच, ये भी एक प्रेरणा है। तो सेल्सफोर्स ने अल्पकालिक लाभों के बजाय दीर्घकालिक मूल्य पर ध्यान दिया, जैसे सततता और सामाजिक जिम्मेदारी। यह व्यवसायों को दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। सामुदायिक शक्ति, ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी और ड्रीम फोर्स जैसे आयोजनों ने सेल्सफोर्स को एक ब्रांड से अधिक एक आंदोलन बनाया। यह व्यवसायों को अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब भविष्य के लिए प्रेरणा क्या है, उस पर बात करें तो 2025 में सेल्सफोर्स ने 50 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और 2.5 लाख ग्राहकों के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। कंपनी इसकी एआई संचालित रणनीतियां, सततता, पहल और वैश्विक विस्तार इसे भविष्य के लिए तैयार करते हैं। उद्यमी और व्यवसाय इसकी कहानी से सीख सकते हैं कि कैसे एक छोटा विचार सही रणनीतियों और मूल्यों के साथ पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल सकता है। अब आते हैं समापन पर। तो सेल्सफोर्स की कहानी एक कंपनी से कहीं अधिक है। यह नवाचार, सामाजिक जिम्मेदारी और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह पुस्तक
आपको अपनी रणनीतियों को पुनर्विचार करने, जोखिम लेने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित करती है। चाहे आप एक स्टार्टअप हो या स्थापित व्यवसाय हो या एक आम आदमी हो या कोई भी हो, सेल्सफोर्स की सीख आपको अगले स्टेज पर, अगले लेवल पर ले जा सकती है। तो ये थी दोस्तों सेल्सफोर्स कंपनी की आई बुक। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।